MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं मृदुल शर्मा और आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज शो ये भारत की बात है। होगी देश की हर बात, दिखाएंगे आप देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। और आज की पहली बड़ी खबर आपको बताता हूं जिसकी देश भर में चर्चा की जा रही है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भावुक हो गए क्योंकि बिहार में तेजस्वी और राहुल की वोट यात्रा के दौरान उनकी माताजी को गाली दी गई थी, उनको गाली दी गई थी। अब आपको बताते हैं बिहार में चुनाव करीब आ रहा है। पीएम मोदी और एनडीए पूरी तरह से चुनावी मैदान में उतर चुका है, लेकिन इस बीच आपको एक तस्वीर दिखाता हूं। महागठबंधन एनडीए को धूल चटाना चाहता है और इसलिए दिखाता हूं मैं आपको। ये वोट यात्रा निकाली गई, लेकिन इसी वोट यात्रा में एनडीए को धूल चटाने चले कांग्रेस और आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने मंच से पीएम मोदी की माताजी को गाली दी और इसी को लेकर देश भर में भारतीय जनता पार्टी ने विरोध किया है। लेकिन यहां से गाली दी गई और अब बात बहुत दूर तक पहुंच गई। पहले आपको दिखाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी स्वर्गवासी मां को गाली दी गई, लेकिन जब वो जीवित थी तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात में आवास पर जाया करते थे। कभी मां के हाथों से खाना खाना, कभी मां के पैर धोना। वो दुनिया को, देश को यही संदेश देते थे कि अगर आप अपने पेरेंट्स की यानी अपने मां बाप की इज्जत करेंगे, उनके साथ वक्त बिताएंगे तो आपके लिए भी अच्छा होगा। और इसीलिए अगली तस्वीर आपको दिखाता हूं, ये आप देखिए। जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहीं चुनाव लड़ने जाते या चुनाव में जीत हासिल करते तब मां का आशीर्वाद जरूर लेते थे। और ये आपको जो तस्वीर दिखा रहा हूं, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कई चुनावों में जीत मिली है, वो सीधे अपनी माताजी से आशीर्वाद देने पहुंचे और उन्हें मिठाई खिलाई। लेकिन इन्हीं माताजी को गाली दी जा रही है, सोचिए आप, बिहार में। और इसीलिए आज प्रधानमंत्री भावुक हुए, लेकिन महागठबंधन उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ना अभी तक माफी मांगी है। ना माफी, ना कोई खेद प्रकट किया गया और ऊपर से डांस भी किया जा रहा है। क्या भूल गए प्रधानमंत्री की माताजी इस दुनिया में नहीं है, उनका स्वर्गवास हो गया है, वो पंचतत्व में विलीन हो चुकी हैं। लेकिन बावजूद इसके कहा जा रहा है कि इस चुनाव में उनकी माताजी को गाली दी जा रही है, उनकी मां को गाली दी जा रही है। ये सिर्फ और सिर्फ उनकी माताजी को नहीं, सभी को गाली दी जा रही है। आज प्रधानमंत्री ने यही बात कही है। लेकिन अब मैं आपको एक और तस्वीर दिखाता हूं। माताजी का स्वर्गवास हो गया, लेकिन भारत में मां और बहन को, बेटी को देवी का दर्जा दिया गया है, महिला को। और आज प्रधानमंत्री ने इसलिए जिक्र किया क्योंकि बिहार में तो छठी मैया की पूजा की जाती है, मां छठी की पूजा की जाती है। लेकिन उसी बिहार में वोटर यात्रा में पीएम के लिए, उनकी माताजी के लिए भद्दी भद्दी गालियां दी गई। इसी को लेकर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भावुक हो गए। मेरी मां को गालियां दी गई, जिसका शरीर भी अब नहीं है, भद्दी भद्दी गालियां दी। एक गरीब मां की तपस्या ये शाही खानदानों में पैदा हुए युवराज नहीं समझ सकते। ये देश के प्रधानमंत्री का दर्द है, ये हिंदुस्तान के उस शख्स का दर्द है जिसे जनता ने तीसरी बार पीएम की कुर्सी पर बैठाया है। ये उस शख्सियत की पीड़ा है जो अभी अभी दुनिया जीत कर लौटा है, जो ट्रंप की दादागिरी के आगे नहीं झुका, जिन्हें पुतिन अपना प्रिय दोस्त बताकर संबोधित करते हैं, जिनकी दोस्ती के लिए राष्ट्रपति शी जिनपिंग पीछे जा रहे हैं। वो शख्स आज लाचार दिख रहा है, असहाय दिख रहा है, भावुक हो रहा है।
क्योंकि किसी ने सत्ता की खातिर उसकी दिवंगत मां को टारगेट किया है, जो इस दुनिया में नहीं है। बिहार में आरजेडी कांग्रेस के मंच से मेरी मां को गालियां दी गई। ये गालियां सिर्फ मेरी मां का अपमान नहीं है, ये देश की मां, बहन, बेटी का अपमान है। तो सवाल ये कि क्या राहुल तेजस्वी ने सेल्फ गोल कर लिया? सवाल ये भी कि क्या वोट यात्रा महज एक दिखावा थी, जिसमें केवल और केवल मोदी निशाने पर थे, और जब बात नहीं बनती दिखी तो मोदी की मां पर गुस्सा निकाल दिया, मोदी की मां को गाली और फिर माफी से भी इनकार। बिहार चुनाव में महागठबंधन के लिए यह शुभ संकेत नहीं है, क्योंकि मोदी ने मां के प्रति अपनी भावना को घर घर तक पहुंचा दिया है। देखा, प्रधानमंत्री आज भावुक हो गए। आज उन्होंने भावुक होकर अपनी मां को भी याद किया और आप लोगों के लिए भी एक संदेश दिया है। बिहार में कुछ दिन पहले जो कुछ हुआ उसकी मैंने कल्पना नहीं की थी। पीएम मोदी कहते हैं, बिहार में कांग्रेस के मंच से मेरी मां को गालियां दी गई। ये गालियां सिर्फ मेरी मां का अपमान नहीं है, ये देश की मां, बहन, बेटियों का अपमान है। इस घटना की जितनी पीड़ा मेरे दिल में है, उतनी ही तकलीफ मेरे बिहार के लोगों के दिलों में भी है। मैं आपसे अपना दुख साझा करता हूं ताकि मैं इस पीड़ा को झेल पाऊं। मैं गरीब परिवार से हूं, समाज और देश की सेवा में लगा हुआ हूं। मैंने हर दिन, हर क्षण अपने देश के लिए, देशवासियों के लिए मेहनत की है। इसमें मेरी मां का आशीर्वाद है। मेरी मां की बहुत बड़ी भूमिका थी। मुझे जन्म देने वाली मां ने मुझे अपने दायित्वों से मुक्त कर दिया था। हर मां चाहती है कि बेटा बड़ा हो, मेरे लिए कुछ करे, लेकिन मेरी मां ने ऐसा नहीं सोचा। उन्होंने मुझे अपने लिए नहीं रखा, आपके लिए भेजा। मेरी मां अपनी पीड़ा कभी नहीं कहती थी। बारिश का मौसम आते ही मां घर को सही करवाती ताकि छत से पानी ना टपके। मां बीमार हो फिर भी पता नहीं चलने देती थी। काम करती रहती थी, निरंतर काम करती, वो खुद काम पर जाती थी। और इतना ही नहीं, कभी कठिनाइयों का पता नहीं चलने दिया उन्होंने। वो अपने लिए कभी कोई नई साड़ी नहीं खरीदती थी, एक एक पैसा बचाती थी ताकि बच्चों के लिए कपड़े बनवा लें। मां का स्थान देवी देवताओं से ऊपर होता है, माना जाता है, और ये बिहार के ही संस्कार हैं। ये गालियां करोड़ों माताओं, बहनों को दी गई है। ये शाही खानदान में पैदा हुए युवराज इस पीड़ा को नहीं समझ सकते। ये नामदार लोग सोने चांदी के चम्मच लेकर पैदा हुए हैं। ये बिहार के लोग और सत्ता को अपनी विरासत समझते हैं। इन्हें लगता है कि कुर्सी इन्हें ही मिलनी चाहिए। आपने गरीब मां के बेटे को इस लायक बना दिया है। ये बात नामदारों को पच नहीं रही है। इनकी नामदार वाली सोच बार बार उजागर होती है, और इसी सोच से अब मेरी मां, जिसका शरीर नहीं रहा, जिसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, अपने मंच से गालियां दिलवा रहे हैं। सोचिए आज प्रधानमंत्री ने यह संदेश आप लोगों तक पहुंचाया है। आप लोगों से उन्होंने बात भी की है। क्या कहा है, सुनवाता हूं। बिहार में आरजेडी कांग्रेस के मंच से मेरी मां को गालियां दी गई। ये गालियां सिर्फ मेरी मां का अपमान नहीं है, ये देश की मां, बहन, बेटी का अपमान है। एक गरीब मां की तपस्या, उसके बेटे की पीड़ा, ये शाही खानदानों में पैदा हुए युवराज नहीं समझ सकते। आरजेडी कांग्रेस के नेता जहां भी जाएं, जिस गली, जिस शहर में जाएं, उन्हें चारों तरफ से एक आवाज सुनाई देनी चाहिए। हर मां, बहन को मैदान में उतर करके उनसे जवाब मांगना चाहिए। हर गली मोहल्ले में से एक ही आवाज आनी चाहिए, मां को गाली नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। और इसे लेकर आज हमने लोगों से भी बात की। वो क्या कह रहे हैं कांग्रेस और आरजेडी की गाली पर, सुनिए जरा। अपना माँ को भी तो गाली दिए, मोदी जी को माँ को दिए, तो किसी की भी माँ को गाली देना पूरी महिलाओं नहीं देना चाहिए।
देखिए पीएम मोदी जी के मम्मी के गाली बका तो हम लोग के भी माँ के भी गाली बका। आरजेडी के ये गलत सवाल है। आरजेडी के मोदी जी से माफ़ी मांगना चाहिए। नहीं तो किसी माँ के गाली देना बहुत ही बड़ी बात है। हर एक का घर में माँ जब तक रहते हैं, माँ से सारा घर संसार चलता है। माँ के नहीं देना चाहिए गाली। तो बहुत गलत किया लोग, जो भी किया। जो इंसान सारी महिला जो बिहार की सारी माँ हैं उनके लिए इतना कुछ किए हैं, उनके बारे में गाली देना बहुत गलत बात है। आज जिस चीज़ का उद्घाटन किए हैं उससे बहुत माँ खुश है, और उनकी माँ के बारे में गाली देना ये तो बिल्कुल गलत बात है। हम लोग भी तो एक माँ है, हम लोग को बेटा गाली देगा तो दुख तो जरूर होगा। ये बहुत गलत किए हैं, वो हर एक माँ को गाली दी है। माँ को ऐसे गाली नहीं देना चाहिए, सबका माँ माँ होती है, इसलिए बहुत गलत किया है। क्योंकि माँ का गाली तो नहीं देना चाहिए सर, बहुत बड़ा गलत किया गाली देने वाला। वो अपना माँ को छोड़ दिया। ये माताओं बहनों को आपने सुना, ये भी कह रही हैं कि गाली नहीं दी जानी चाहिए, और माँ तो माँ होती है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जीविका दीदी सभी पहुंची हुई थी और उन्हें संबोधित कर रहे थे। इस दौरान ही उन्होंने इस पर बयान भी दिया है। लेकिन जब वो अपनी मां के बारे में बता रहे थे दर्शकों, आज वहां पर कई लोग बैठे हुए थे। ये देखिए आप, उनकी आंसू आ गए, उनकी आंखें नम हो गई। उन्हें लगा कि ये पीएम को नहीं, उनकी मां को भी गाली दी गई है। और बिहार के लोग आप देखें, ये भाई साहब बैठे हुए हैं, इनका नाम दिलीप जायसवाल है, और इनके पीछे जो महिला बैठी हुई हैं उनकी भी आंखें भर आईं, क्योंकि प्रधानमंत्री अपनी स्वर्गवासी मां को याद कर रहे थे और उन्हें बड़ा बुरा लगा कि आखिर उनकी मां जो राजनीति से कोई लेना देना नहीं रखती थी, वो इस दुनिया में नहीं है, उन्हें क्यों गाली दी गई। बहुत सारी तकलीफें सहते हुए। और अब मैं आपको बताता हूं, ये बात यहां तक नहीं रह गई है। अब इसे लेकर कांग्रेस बीजेपी की लड़ाई आपने देखी है, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी, हर कार्यकर्ता, महिला मोर्चा इसके लिए तैयार हो गया है। और जैसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आवाज उठाई जाएगी। आपको बताता हूं हुआ क्या। राहुल की वोट यात्रा के दौरान यह वाकया हुआ दर्शकों। राहुल तेजस्वी के मंच से मोदी की मां को गालियां दी गई, ऐसे ही स्पीकर लगा के। 27 अगस्त को यात्रा के दौरान बिहार के दरभंगा में यह वाकया हुआ। जिस वक्त यह वाकया हुआ उस वक्त वहां पर भारी भीड़ मौजूद थी। पीएम मोदी ने इस वाक्य पर पहली बार कुछ बोला है, जिसमें उनके अंदर का दर्द साफ दिख रहा है, झलक रहा है, क्योंकि इस मामले पर राहुल ने अब तक चुप्पी साध रखी है। अब तक तेजस्वी यादव ने भी घटना पर माफी नहीं मांगी, ना कोई शब्द कहा। मोदी की मां को गाली के बाद से देश भर में एनडीए सड़क पर आ गई है। पटना में कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ता आमने सामने हो चुके हैं। एनडीए ने 4 सितंबर को बिहार बंद का ऐलान कर दिया है, और इस दौरान राज्य भर में सड़कें और दुकानें बंद रखी जाएंगी। रेलवे और इमरजेंसी सेवा चालू रहेगी। और आपको यह भी जानकारी दे दें कि बीजेपी की महिला मोर्चा इसकी कमान संभालेगी और सड़कों पर उतरेगी। लेकिन आप सोचिए, मोदी को गाली दी गई, इस पर भी राजनीति हो रही है। सुनिए जरा क्या कुछ कहा जा रहा है। भगवान भी इनको माफ नहीं करेंगे। माँ माँ होती है, चाहे वो माननीय मोदी जी की माँ हो, चाहे एक गरीब की माँ हो। माँ को जिस तरह से अभद्र गाली बका गया है, ये असहनीय है, और बिहार के धरती को इन लोगों ने शर्मसार किया है। लेकिन जो व्यक्ति कहता है मैं नॉन बायोलॉजिकल हूँ, वो किसका अपमान कर रहा है? क्या वो अपनी माँ का अपमान नहीं कर रहा? अपने आपको नॉन बायोलॉजिकल कहकर जो अपमान उन्होंने अपनी माँ का किया, स्वर्गीय माँ का किया, हमें अच्छा नहीं लगा। और अब ये टूल किट चलेगा भी नहीं। जहां सभा समाप्त हो गई वहां अपने आप को गाली दिलवा दो, फिर आओ रोने, देखो मुझे गाली दे दी, मुझे गाली दे दी। ये बहुत बार हो चुका है, बार बार नहीं। और जो पीड़ा दिया है उसको जनता कभी माफ नहीं करेगी। मोदी जी को भी आश्वस्त करते हैं बिहार की तरफ से, आपका अपमान नहीं, बिहार का अपमान है, बिहार के माताओं का। वो विपक्ष जो केवल संविधान झलकाता है, अरे आपकी अभद्रता ये लोकतंत्र नहीं, ये कायरता है। और आगामी बिहार चुनाव में आप देख लीजिएगा, सीता मैया के परम भक्त बिहार की जनता आगामी बिहार चुनाव में इस अभद्रता का प्रतिशोध निश्चित लेगी। लेकिन ये पहला मौका नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कई बार अपशब्द कहे गए हैं और इसका जिक्र वो मंचों से करते रहे। लेकिन आपको बताते हैं, यह वाकया पहली बार नहीं हुआ है दर्शकों। इसके पहले भी जब से मोदी सत्ता में आए हैं उन्हें गालियां दी जाती रही हैं।
रिपोर्ट के मुताबिक अब तक गालियों का शतक पूरा हो चुका है। इसकी शुरुआत राहुल गांधी की माताजी सोनिया गांधी ने ही की थी, जब उन्होंने प्रधानमंत्री को मौत का सौदागर कहा था। राहुल गांधी उनको खून की दलाली बोल चुके हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे जहरीला सांप बता चुके हैं। जयराम रमेश ने मोदी को हिटलर कहा था। रणदीप सुरजेवाला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बंदर कह दिया था। दिग्विजय सिंह ने एक कदम और आगे बढ़ाया और रावण कह दिया था। और नवजोत सिंह सिद्धू ने, दिग्विजय सिंह के बाद नवजोत सिंह सिद्धू आए और कहने लगे कि मोदी तो काले अंग्रेज है। सोचिए आप। अधीर रंजन ने गंदी नाली का कीड़ा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कहा। प्रियंका गांधी वाड्रा ने प्रधानमंत्री को कायर कह दिया। और मणिशंकर अय्यर, नीच आदमी, कभी सांप कभी बिच्छू, तरह तरह की बातें कहते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हैं। लेकिन आप सोचिए, एक तरफ पीएम को गाली दी जा रही है, दूसरी तरफ इस पर राजनीति हो रही है। सुनिए जरा क्या कुछ कहा जा रहा है। एक घुसपैठिया बचाओ यात्रा जो उन्होंने बिहार में निकाली है, उसमें राहुल गांधी के स्वागत के मंच पर से नरेंद्र मोदी जी की स्वर्गीय माता जी के लिए अपशब्द बोलकर सबसे घृणित काम कांग्रेस के नेताओं ने किया। कांग्रेस पार्टी ने जो शुरू किया है, देश भर की जनता अचंभित और दुखी होकर इनके कुत्सित प्रयास को देख रही है। मुझे मालूम है कि प्रयास को जनता का समर्थन नहीं है। मां का अपमान हम सबको पीड़ा पहुंचाता है। मेरा मानना है देश की, बिहार की सम्मानित माताएं बहनें इस अपमान का मुंह तोड़ जवाब देंगी विपक्ष को। सबसे पहले प्रधानमंत्री को, भाजपा के नेताओं को, आरएसएस के नेताओं को अपने आप को संयम करने की जरूरत है। आप जैसा बोलोगे वैसे ही तुमको लोग आईना दिखाएंगे। अगर आपको कुछ कहना भाजपा के बारे में कहिए, आपको कुछ बोलना है तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में बोलिए, आपको कुछ बोलना है तो हमारी सरकार की कोई कमियां है तो उसके बारे में बताइए। लेकिन किसी की मां को गाली देना यह बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। इसका करारा जवाब बिहार के चुनाव में बिहार की जनता देगी। हम तो यही कहेंगे, राजनीति करनी है करें, लेकिन किसी की मां और परिवार वालों को गालियां ना दें। खबरों में आगे बढ़ेंगे और आपको खबर दिखाने वाला हूं उत्तर प्रदेश की, जहां पर लाठीचार्ज हुआ तो योगी ने एक्शन ले लिया। यह आप देख रहे हैं, यह राम स्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी और घटना यहीं पर घटी। तस्वीर आपको दिखाता हूं। कार्यकर्ता नहीं, कुछ स्टूडेंट्स जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के थे वो आते हैं और उनके साथ देखिए जरा पहले कैसे बेरहमी से पुलिस लाठियां बरसाती है बाराबंकी में। तो छात्र अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर आ गए, लेकिन इधर पुलिस ने जमकर उन पर लाठियां बरसाई। अब आपको एक और तस्वीर दिखाता हूं, देखिए जरा। पुलिस ने छात्रों पर लाठीचार्ज को रोका नहीं, छात्र बचते रहे, भागते रहे। ये देखिए, यहां पर छात्र भाग रहे हैं और पुलिस उनकी पिटाई कर रही है। संगठन मंत्री संगठन मंत्री जबरदस्त हंगामा हुआ, छात्रों को पीटा गया। इधर पुलिस की टीम से छात्रों ने कहा कि हमें क्यों मारा, जमकर बहसबाजी हुई है। सुनिए जरा वहां पर कैसा हंगामा हुआ।
सर्जरी हुई है उसका। ये देखा पुलिस के साथ झड़प हुई है। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं, जिन छात्रों को आपने अभी देखा जिन पर लाठियां बरसाई, वो अस्पताल में पड़े हुए हैं। अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। किसी का पैर फ्रैक्चर हो गया तो किसी का पूरा शरीर सूजा हुआ है। और देखिए कई छात्र जो हैं अब ना लिख पा रहे हैं ना चल पा रहे हैं, उनकी ऐसी स्थिति हो गई है। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि ये बात अब बहुत ज्यादा आगे बढ़ गई है। छात्रों का कहना है कि पुलिस ने हमारे साथ मारपीट क्यों की, और इसको लेकर आज वो लखनऊ पहुंच गए। ये आप देख रहे हैं विधानसभा के सामने एबीवीपी के छात्रों ने प्रदर्शन किया। दिखाइए जरा, आज उन्होंने नारेबाजी की और कहा कि पुलिस बेलगाम हो गई है। देखा आप, ये छात्र यहां पर प्रदर्शन कर रहे थे, यानी बात पहुंच गई योगी आदित्यनाथ तक। और उसके बाद क्या एक्शन हुआ है, ये पूरा मसला क्या है, आइए आपको बताता हूं। यूपी के बाराबंकी में एक यूनिवर्सिटी में बवाल हो गया। राम स्वरूप यूनिवर्सिटी पर एलएलबी के छात्रों ने आरोप लगाया। यूनिवर्सिटी में एलएलबी कोर्स की मान्यता खत्म हो गई है। यूनिवर्सिटी 4 साल से परीक्षाएं नहीं करवा रही। सोचिए आप, छात्रों का दावा है कि 2021 में ही मान्यता खत्म हो गई थी। अब बावजूद इसके छात्रों को एडमिशन दे दिया गया। सोचिए जरा, यूनिवर्सिटी लगातार फीस भी ले रही है, लेकिन लेट फीस के नाम पर 10-10 हजार रुपए वसूले जा रहे हैं। और शिकायत के बाद एबीवीपी ने यूनिवर्सिटी में प्रदर्शन किया। लेकिन प्रदर्शन के बाद पुलिस देखिए मौके पर पहुंच गई, और पुलिस जैसे ही खबर लगती है मौके पर पहुंच जाती है। छात्रों का आरोप है कि पुलिस के साथ कुछ उपद्रवी उनके साथ आ गए और उन लोगों ने छात्रों के साथ मारपीट की है, जमकर लाठियों से मारा गया। इसके बाद बाराबंकी पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। लाठीचार्ज में 20 छात्र घायल हो गए। छात्रों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इतना ही नहीं, एबीवीपी का आरोप है कि बिना किसी गलती के बेरहमी से पीटा गया है। पुलिस कार्रवाई के विरोध में छात्रों ने आज विधानसभा के सामने प्रदर्शन भी किया। और लाठीचार्ज को लेकर बात पहुंची सीएम योगी आदित्यनाथ। उन्होंने बड़ा एक्शन लिया है। लाठीचार्ज को लेकर सीओ सिटी हर्षित चौहान को सस्पेंड कर दिया गया। इतना ही नहीं, नगर कोतवाली प्रभारी चौकी के सभी पुलिसकर्मियों को योगी आदित्यनाथ ने लाइन हाजिर कर दिया। आईजी अयोध्या प्रवीण कुमार को मामले की जांच सौंपी गई है। और राम स्वरूप यूनिवर्सिटी प्रबंधन ने मामले पर सफाई दी है। उनका कहना है कि ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन पीड़ित छात्र अब भी गंभीर आरोप लगा रहे हैं। सुनिए जरा वो क्या कह रहे हैं। उत्तर प्रदेश की पुलिस प्रशासन के द्वारा जिस तरीके का लाठीचार्ज किया गया, वीडियो फुटेज के माध्यम से उपलब्ध है। मैं विद्यार्थी परिषद के सभी कार्यकर्ताओं का आह्वान करता हूं कि कल 10 बजे लखनऊ के अंदर इकट्ठा हों और इस अन्याय के विरुद्ध लड़ाई में हमारा सहयोग करें। कि अपने हक की लड़ाई लड़ने वाला विद्यार्थी कभी डर कर चुप नहीं बैठेगा। कल 10 बजे आप सभी उपस्थित हों। भारत माता की जय। अब मैं आपको दिखाता हूं दर्शकों, योगी आदित्यनाथ सब पर एक्शन लेते हैं, चाहे वो पुलिस हो या फिर माफिया। गलती करोगे तो सजा मिलेगी। और माफियाओं पर भी योगी का एक्शन ऐसा ही था। जिन लोगों ने अवैध कब्जा किया उसमें यह माफिया मुख्तार है। और इतना ही नहीं, इसकी जमीन अवैध कब्जा था उसे मुक्त करवाया और गरीबों के लिए आशियाने बनवाए। लेकिन एक और आपको तस्वीर दिखाता हूं, ये देखिए, जहां पर बुलडोजर चला, अवैध आशियाना तोड़ा, वहां पर गरीबों के लिए फ्लैट बनाए गए। और आज जैसे ये फ्लैट बनकर तैयार हो गए, अब जल्द ही इसमें गरीबों को शिफ्ट करवाया जाएगा। लेकिन यह पहला मौका नहीं है। इसके पहले भी कई बार उत्तर प्रदेश में माफियाओं की जमीन पर फ्लैट बनाकर गरीबों को दिए गए। और यह योगी आदित्यनाथ का स्टाइल है। लखनऊ में मुख्तार अंसारी की जमीन पर बुलडोजर चला। योगी सरकार ने बुलडोजर से मुख्तार की संपत्ति को ध्वस्त कर दिया है। माफिया के कब्जे से जमीन को मुक्त करवाया है। और उस जमीन पर अब ये देख रहे हैं आप, इसी तरह के फ्लैट बन रहे हैं, बनकर खड़े किए जा रहे हैं। और योगी सरकार ये गरीबों को आवंटित करेगी, आप लोगों को। अधिकारियों ने कहा कि 15 दिन में रजिस्ट्रेशन शुरू हो सकता है। सुन लीजिए ध्यान से, रजिस्ट्रेशन के बाद लॉटरी सिस्टम से गरीबों को फ्लैट आवंटित किए जाएंगे। 2 ब्लॉक बनाए गए हैं और कुल 72 फ्लैट उसमें तैयार होंगे। मौजूदा वक्त में 56 फ्लैट बनकर तैयार हैं।
एक फ्लैट की कीमत 9 से 9.5 लाख रुपए तक की होगी। इसलिए बता रहा हूं आपको, एक फ्लैट का एरिया 35 वर्ग मीटर का होगा दर्शक। 2 कमरे बालकनी के साथ अलग अलग लैट्रीन और बाथरूम की भी आपको सुविधा वहां पर मिलेगी। योजना दशहरे या फिर दीपावली तक शुरू हो सकती है। प्रयागराज में अतीक के कब्जे वाली जमीन पर भी फ्लैट बनवाए थे योगी आदित्यनाथ ने, और सरकार ने उन फ्लैट्स को गरीबों को आवंटित भी किया था। अब योगी सरकार शुरू से ही अपराधियों के खिलाफ सख्त एक्शन ले रही है, और योगी ने साफ कर दिया था कि जमीन पर अवैध कब्जे को मुक्त कराएंगे और जमीन पर गरीबों के लिए घर बनाएंगे और गरीबों को सौंप दिया जाएगा। लेकिन वो फ्लैट कैसा है और अभी वहां पर क्या हो रहा है, फ्लैट बन गए कि नहीं बन गए, हमारे सहयोगी ने पूरी पड़ताल की है, दिखाते हैं आपको। माफिया मुख्तार अंसारी द्वारा बनाए गए अवैध रूप से जमीनों पर उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ में गरीबों के लिए फ्लैट्स बना रही है। आप देख सकते हैं ये जो पूरी ज़मीन है कभी माफिया मुख्तार अंसारी और उसके परिवार के कब्जे में थी। इस ज़मीन को मुक्त कराई गई, यहाँ पर बुलडोज़र चला, इसको साफ कराया गया और आज यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गरीब लोगों के लिए 70 से ज़्यादा फ्लैट तैयार किए गए हैं। अब इधर माफियाओं को सरकार खत्म कर रही है, लेकिन कुछ छोटे मोटे अपराधी हैं जो मानते ही नहीं। देखिए जरा उनका क्या हाल कर दिया। ये व्हील चेयर पर आ गए, माफी मांग रहे हैं। सुनिए जरा कुशीनगर में कैसी कार्रवाई हुई। माफ कर दीजिए सर, माफ करिए, गलती माफ करिए सर जी, आप गलती हो गया। ये बगल बैठिए ना, ध्यान रखना जरा। ये देखिए, ये कान पकड़कर माफी मंगवाई गई है, और ये वो लोग हैं जो लड़कियों को छेड़ते हैं, लेकिन अब देखिए अपने कदमों पर चल नहीं पा रहे हैं और माफी मांग रहे हैं। माफ कर दीजिए सर, माफ करिए, गलती माफ करिए। और अब खबरों में आगे बढ़ेंगे, आपको लेकर चलता हूं उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र और मराठियों के लिए काम की खबर है, और आपके लिए भी जानकारी दे दूं। अब मराठाओं को आरक्षण दिया जा रहा है। लंबी लड़ाई लड़ी गई है। लड़ाई किसने लड़ी है? मनोज जरांगे ने। अनशन पर बैठे हुए थे और आज जूस पीकर उनको जूस पिलाया गया और उन्होंने अनशन को खत्म कर दिया है। अब मैं आपको ये जानकारी दे दूं, जरांगे पाटिल लंबे समय से अनशन कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही सरकार ने 5 मांगे मानी, भावुक हो गए, रोने लगे, क्योंकि उनके पीछे लाखों मराठा खड़े हुए हैं और अपनी मांगों को लेकर आजाद मैदान में जमे हुए हैं। तो इधर जरांगे भावुक हो गए, उधर तुरंत जैसे ही जूस पिया, क्योंकि कई दिन से अनशन पर थे, तुरंत उन्हें अस्पताल ले जाया गया। उनकी अभी स्थिति कैसी है? अस्पताल में डॉक्टर्स उनकी जांच कर रहे हैं। मराठा विजय झाला, आज विजय झाला, सुखी झाला। अब मैं आपको एक और जानकारी दे दूं, जैसे ही मांगे मानी, देखिए आप जरा, जरांगे को ले जाया गया और उधर मुंबई की सड़कें ब्लॉक हो गई हैं कई जगह पर। ये एक दिक्कत हो रही थी। और अब मैं आपको एक और तस्वीर दिखाता हूं। आंदोलनकारी खुश तो हैं, लेकिन अब वापस जाने लगे। अपना अपना सामान पैक करके इन्हीं ट्रकों में वो वापस जा रहे हैं। उनका कहना है कि हमारी जीत हुई है, हमारी मांगों को माना गया है। लेकिन इससे पहले कुछ अलग ही तस्वीर हमें देखने को मिल रही थी दर्शक। ये देख रहे हैं आप, कुछ लोग अपने शरीर पर लिखवा के आए थे कि हम तो जाएंगे ही नहीं जब तक हमारी मांगों को नहीं माना जाएगा। लेकिन अब उनको भी वहां से जाना पड़ रहा है, क्योंकि सरकार ने उनकी मांगों को मान लिया है। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं कि सरकार ने, यानी देवेंद्र फडणवीस ने पूरी बैठक की है, इस मामले को समझा है और अब जरांगे पाटिल की मांगों को मान लिया गया है। लेकिन दर्शकों, एक बात है कि आखिर कौन सी मांग है, कितनी मांग की गई थी, कितनी मांगों को माना गया है, सबसे पहले देखिए। चला मेरा
प्लीज विनंती आहे चला. 5 दिन से मुंबई की सड़कें मराठा आंदोलनकारियों के लिए रैन बसेरा बन गई थी। वो यहीं खा रहे थे, सो रहे थे, नाच रहे थे, नहा रहे थे, खेल रहे थे। और इसी का नतीजा है कि देश की आर्थिक राजधानी की रफ्तार 120 घंटे के लिए थम गई थी। मुंबई की सड़कों पर लंबा जाम, घंटों इंतजार, थमी हुई ट्रेनें, गाड़ियों में परेशान होते आम लोग। बीते 5 दिन से ये सब आम हो चुका था। इसी वजह से आज बड़ी मात्रा में रैपिड एक्शन फोर्स से लेकर पुलिस के जवान सड़कों पर उतरे और आंदोलनकारियों को हटाने लगे। रैपिड एक्शन फोर्स की टीम पहुंची हुई है, लगातार कोशिश कर रही है मुंबई पुलिस की जो सड़क पर गाड़ियां हैं उसको हटाया जाता है, जो रोड ब्लॉक है, जो सड़क ब्लॉक है उसको खाली करा जाए, कहीं न कहीं उसको लेकर मुंबई पुलिस एक्शन मोड में है। 120 घंटे मुंबई के लोगों के लिए भारी रहे। ऐसे में हाई कोर्ट ने भी जरांगे को फटकारा, लेकिन अंत में सरकार ने मराठाओं की मांगे मान ली है। लेकिन सवाल यही उठता है कि इसके आगे क्या मुंबई खाली हो जाएगी या फिर मराठाओं की मांग मानने वाली सरकार के लिए एक नया आंदोलन तैयार हो रहा है। अब मैं आपको बताता हूं कि ये अनशन जो कर रहे थे मनोज जरांगे पाटिल, ये कैसे खत्म हुआ, कौन सी मांग थी, कितनी मांगों को माना गया। आइए जरा आपको विस्तार से बताते हैं। मुंबई में आंदोलनकारी मनोज जरांगे ने अपना अनशन खत्म कर दिया है। 5 दिन से अनशन पर बैठे जरांगे ने जूस पीकर अपना अनशन तोड़ा है और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री विखे पाटिल ने जरांगे को जूस पिलाया है, जो आपको मैं दिखा रहा हूं। जरांगे की मांग ओबीसी कोटे में मराठियों को 10% आरक्षण देने की थी। इस बीच फडणवीस सरकार ने मराठा आरक्षण देने की हामी भर दी और कहा कि मराठाओं को कुणबी प्रमाण पत्र देने के लिए एक कमेटी बनेगी। कुणबी प्रमाण पत्र के लिए हैदराबाद गजट लागू होगा। साथ ही सितंबर के अंत तक मराठा प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज मामलों को भी वापस ले लिया जाएगा। इसके अलावा आंदोलन के दौरान मारे गए लोगों के परिवार वालों को मुआवजा देने की बात भी शामिल कर ली गई है। इससे पहले मंत्री राधा कृष्ण विखे पाटिल के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने जरांगे से मुलाकात की थी। तब भी जरांगे ने हैदराबाद गजट पर जोर दिया था। उनका कहना है कि मराठवाड़ा में रहने वाले सभी मराठा कुणबी हैं। महाराष्ट्र में कुणबी समाज को ओबीसी के तहत ही आरक्षण मिलता है। खास बात यह कि मौजूदा मराठवाड़ा क्षेत्र में पहले हैदराबाद राज्य का वो हिस्सा हुआ करता था और हैदराबाद गजट 1918 में जारी किया गया था, जिसमें तत्कालीन निजाम सरकार ने मराठा समुदाय के लिए शिक्षा और सरकारी नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान किया था। उस समय हैदराबाद राज्य में मराठा समुदाय बहुसंख्यक था, लेकिन सत्ता और रोजगार ने उन्हें पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिला। और क्या हुआ? अब असंतुलन को दूर करने के लिए हैदराबाद गजट लाया गया था और इसी गजट के तहत महाराष्ट्र में मराठाओं को कुणबी प्रमाण पत्र देने की बात है। अब मांगे तो मान ली गई हैं, लेकिन आगे क्या होगा? ओबीसी नेताओं का कहना है कि अगर मराठा समाज को ओबीसी कोटे से आरक्षण देने की कोशिश की गई तो उनका ओबीसी समाज मनोज जरांगे की तरह सड़कों पर आ जाएगा। सोचिए, इसका मतलब यह कि मराठा हड़ताल खत्म करेंगे तो क्या ओबीसी समाज मुंबई में इससे बड़ा आंदोलन करेगा? क्या इसकी तैयारी की जा रही है? मुंबई खाली होने के बजाय क्या उग्र आंदोलन झेलने वाली है? इसी को लेकर संशय बना हुआ है। लेकिन अब हम आपको बताते हैं कि जरांगे ने क्या कहा है, सुनिए जरा। मराठा विजय झाला, आज विजय झाला, सुखी झाला. मराठा विजय झाला, आज विजय झाला, सुखी झाला. मराठा विजय झाला, आज विजय झाला, सुखी झाला. अब मैं आपको बताता हूं, जैसे ही सरकार ने मांगे मानी, कोर्ट का भी हस्तक्षेप हो रहा है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने आज डांट फटकार भी लगाई है और किस किस को फटकारा है ये मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन अब इधर मांग मान ली गई है, पुलिस काम पर लग गई है, सड़कें खाली कराने का अनाउंसमेंट होने लगा है। प्रदर्शनकारियों से कहा जा रहा है कि आप जल्द से जल्द मुंबई को खाली करें। पुन्हा वैयक्तिक दंड बसतील तुम्हाला अननेसेसरी. आम्हाला काही इच्छा नाही आहे. चला कुठे रे, बोलवा लवकर. चला बरं, प्लीज विनंती आहे. चला, चलांच्या कारवाया चालू केलेल्या आहेत. पुन्हा वैयक्तिक दंड बसतील तुम्हाला अननेसेसरी. आम्हाला काही इच्छा. अब मैं आपको बताता हूं, पुलिस आंदोलनकारियों को हटाने के लिए सुबह से मैदान में आ गई और ये कार्रवाई रात भर चलेगी दर्शक, क्योंकि अभी भी कई प्रदर्शनकारी मुंबई में मौजूद हैं।
और रैपिड एक्शन फोर्स भी मैदान में उतर गई है। यानी अगर मुंबई में कोई गड़बड़ी होगी उसके लिए प्रशासन ने पहले ही सारी तैयारी कर ली। लेकिन अब मैं आपको बताऊंगा, यह आंदोलन मनोज जरांगे पाटिल का है और इसमें कोर्ट ने भी हस्तक्षेप किया है। कल सुनवाई भी होगी। आइए आपको बताते हैं क्या हुआ। जरांगे का आंदोलन, कोर्ट में सुनवाई होगी। 29 अगस्त से मनोज जरांगे पाटिल भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे। उनके साथ लाखों की संख्या में आंदोलनकारी मुंबई पहुंच गए। बड़ी तादाद में आंदोलनकारी आजाद मैदान से निकलकर सड़कों पर आ गए और साउथ मुंबई की सड़कों पर घंटों लंबा जाम लगा, जिसके बाद मुंबई पुलिस ने जरांगे और उनकी टीम को एक नोटिस भेजा, जिसमें शर्तों के उल्लंघन का आरोप जरांगे पर लगाया गया। पुलिस के मुताबिक आजाद मैदान में 5000 लोगों को जुटने की इजाजत दी गई थी, लेकिन 40,000 से ज्यादा आंदोलनकारी आजाद मैदान पहुंच गए और उन्होंने बीते 5 दिन से दक्षिण मुंबई की सड़कों को जाम कर दिया। सीएसटी, फोर्ट, चर्च गेट और मंत्रालय इलाके में हजारों की भीड़ जमा हुई और इधर आसपास के इलाकों में जोड़ने वाली सड़कों पर भी 5000 गाड़ियां खड़ी कर दी गई। इस पर कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की और कोर्ट में आज बहसबाजी भी हुई है। मेट्रो जंक्शन से बॉम्बे जिमखाना के बीच सिंगल लेन से ही ट्रैफिक चल रहा था, लेकिन अब इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई की जाएगी। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं दर्शकों कि कैसे आज जैसे ही आंदोलन खत्म हुआ, खुशी मराठा आंदोलनकारियों की। फुल फ्रेम दिखाइए तरह से। हाँ, बहुत खुश है, बहुत खुश है। अभी डीजे लगाएंगे, डीजे ये तुमच्यापासून सुरुवात, तुमच्यापासून गोडला सुरुवात, गावात डीजे लावून या हाकेच्या गाणे लावून ये गांव में डीजे लगा के हम बहुत खुशी मनाने वाले। खुश हैं? खुश है, खुश है, खुश है। हाँ, बहुत खुश है। जश्न की शुरुआत हुई है। जश्न की शुरुआत हो गई है। अभी ये जश्न हमारे गांव तरफ जाएगा और वो 2 दिन तक जाएगा हमारा जश्न। अभी हमारे दादा गांव में आएंगे जब तक ये जश्न चलेगा। उनका संघर्ष जो है उसको ही हम सलाम करते हैं। चलिए आइए खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे। विदेश में डोनाल्ड ट्रंप की धड़कन बढ़ गई है दर्शकों। मोदी ने अपना काम पूरा कर दिया है, लेकिन ट्रंप ना घर के रहे ना घाट के रहे, क्योंकि वो पाकिस्तान के चक्कर में पड़ गए। दिखाता हूं आपको, देखिए वो पाकिस्तान के करीब जा रहे थे और भारत से दूरी बना रहे थे, लेकिन अब उन्हें समझ में आ गया है कि ना मैं घर का ना मैं घाट का। अगली तस्वीर आपको दिखाता हूं और उसका कारण है व्लादिमीर पुतिन, मोदी और जिनपिंग। और यही तस्वीर देखकर ट्रंप को समझ आ गया कि उन्होंने पाकिस्तान को करीब बुलाया और भारत से दूर हुए, ये सबसे बड़ी गलती की और यही गलती उनके लिए भारी पड़ रही है दर्शकों। मैं आपको एक और तस्वीर दिखाता हूं जहां ट्रंप का उनके देश में विरोध हो रहा है। सोचिए आप, बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े एनालिसिस और पत्रकार उनका ही विरोध कर रहे हैं कि उनकी नीति भारत के खिलाफ ठीक नहीं है। अब मैं आपको दिखाता हूं, ये ट्रंप का पोस्ट है और इस पोस्ट का लब्बो-लुआब आपको समझा दूं। जो ट्रंप कल तक भारत से कह रहे थे कि रूस का और यूक्रेन का युद्ध आप करवा रहे हैं, आज उन्होंने सारी सच्चाई इस पोस्ट में लिख दी है। यानी ट्रंप को समझ में आ गया है कि वो अब फंस चुके हैं और वो बहुत बड़ी गलती कर गए हैं। वो पाकिस्तान के साथ गलबैयां कर रहे थे और इधर भारत ने उन्हें सबक सिखा दिया। भारत को बार बार टैरिफ की धमकी देने वाले ट्रंप की भाषा क्यों बदल गई? क्या चीन में मोदी, पुतिन, जिनपिंग की तिकड़ी की तस्वीर देखकर ट्रंप को अपनी गलती का एहसास हो गया? ट्रंप ने भारत पर टैरिफ को लेकर भारी दबाव बनाया, लेकिन मोदी ने साफ कर दिया कि भारत किसी भी कीमत पर झुकने वाला नहीं है। दुनिया में आर्थिक स्वार्थ वाली राजनीति सबको अपना करने में लगा है। मोदी के लिए आपके हित सर्वोपरि है। मेरी सरकार किसानों का,
पशुपालकों का कभी भी अहित नहीं होने देंगी। देखा दर्शकों आपने, ट्रंप फंस गए, उनका विरोध अमेरिका में ही हो रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूं ना ट्रंप घर के ना घाट के। मोदी पुतिन जिनपिंग की बैठक के बाद ट्रंप टेंशन में। ट्रंप ने पहले पाकिस्तान से संबंध मजबूत किए, सोचिए जरा, और आतंकियों की फैक्ट्री चलाने वाले मुनीर के साथ डिनर किया। ट्रंप ने बलूचिस्तान में तेल गैस भंडार को लेकर बड़ी डील का दावा किया, सोचिए जरा। लेकिन बलूच लिबरेशन आर्मी ने ट्रंप को साफ शब्दों में कह दिया, तेल गैस का भंडार हमारा है, हम यहां अमेरिका को घुसने नहीं देंगे। और चीन में पाकिस्तान की स्थिति देखकर ट्रंप परेशान हो गए। अब टैरिफ को लेकर भारत से बिगड़े संबंधों पर सफाई दे रहे हैं। क्या लिख रहे हैं वो पोस्ट में दिखा रहा हूं आपको। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया और दावा किया कि भारत ने अमेरिका पर टैरिफ कम करने की पेशकश की है। ट्रंप ने भारत के साथ व्यापार संबंधों को एक तरफा बता दिया। कहा भारत अमेरिका को बहुत सारा सामान बेचता है, लेकिन अमेरिका भारत को बहुत कम सामान बेच पाता है। भारत जरूरत का ज्यादातर तेल और रक्षा सामान रूस से खरीदता है। भारत को पहले ही टैरिफ कम कर देना चाहिए था, लेकिन अब काफी देर हो चुकी है, ट्रंप कह रहे हैं। वहीं अमेरिका के पूर्व NSA, ये जो आपको दिख रहे हैं ना, यही है। अब वो ट्रंप पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं, सोचिए जरा। ये भी समझ गए, लेकिन ट्रंप को समझ नहीं आ रहा है। सुल्लिवान ने एक इंटरव्यू में सनसनीखेज दावा किया है, ट्रंप ने अपने परिवार, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए भारत के साथ दशकों पुराने रिश्तों को दांव पर लगा दिया। यह अमेरिकी कह रहा है, यह कदम अमेरिका के लिए बड़ा रणनीतिक नुकसान होगा। भारत के साथ मजबूत रिश्ते चीन जैसे खतरों से निपटने में अहम है। सुल्लिवान ने कहा, ट्रंप परिवार पाकिस्तान से व्यापारिक डील करता है और ट्रंप की समर्थन वाली एक कंपनी ने पाकिस्तान कंपनी से डील भी कर ली। डील का मकसद पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी को बढ़ावा देना है। और ट्रंप के करीबी लोग पाकिस्तान के दौरे पर भी गए, जहां असीम मुनीर के साथ बैठक हुई और ट्रंप मुनीर के साथ मिलकर पाकिस्तान में बिजनेस बढ़ा रहे हैं। इसलिए भारत के साथ रिश्तों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। समझिए आप इसे, रणनीतिक तौर पर यह अमेरिका के लिए बड़ा नुकसान होगा, जैक सुल्लिवान कह रहे हैं। और आप समझिए, पाकिस्तान जिसके पास खुद खाने को नहीं है, ट्रंप वहां पर बिजनेस करना चाह रहे हैं। लेकिन सोचिए जरा, अमेरिकी समझ चुके हैं, लेकिन ट्रंप को समझ नहीं आ रहा। सुनिए जरा जैक सुल्लिवान क्या कह रहे हैं। पिंजड़े वाली मुनरिया जो वहाँ गया था और जाके बड़ी बड़ी बातें की ट्रंप के साथ, उसने जिहादी बिरयानी भी खाई थी और पूरी का हलवा भी खाया था व्हाइट हाउस में। तो उसने उनको यकीन दिया है कि बलूचिस्तान के अंदर मैं चाइनीज़ को, और मैं बड़े ध्यान से ये कह रहा हूँ, चाइनीज़ को और कैनेडियन कंपनी जो वहाँ पर रेयर अर्थ्स, गोल्ड और तेल के लिए काम कर रही हैं, उनको बाहर निकाल दूंगा और अमेरिकन कंपनीज को आने दूंगा। ट्रंप तो धंधे वाला है। जब मुनरिया ने उसको कहा कि आपकी कंपनियों का फायदा होगा वहां, तो ट्रंप तो फिर भांगड़ा करने लगा कि बोला मैं करूंगा करूंगा करूंगा। तो ये जो दोस्ती है पाकिस्तान के साथ, ये ज़्यादा देर नहीं चलेगी, क्योंकि अगला आतंकी हमला जब होगा तो फिर अमेरिका लाइन पे आ जाएगा। अब इससे एक चीज़ साफ जाहिर होती है, सलिवन साहब ने जो कहा है, बाकी अमेरिका में जो लोग कह रहे हैं कि ट्रंप के लिए अमेरिका फर्स्ट नहीं है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन नहीं है, एक मेक ट्रंप बिजनेस द बिगेस्ट इन द वर्ल्ड। जैक सुलिवन को छोड़िए, जैक सुलिवन तो बाइडेन के सुरक्षा सलाहकार थे, इवन डोनाल्ड ट्रंप के सुरक्षा सलाहकार रहे जो है। उन्होंने जब जॉन बोल्टन ने जब राष्ट्रपति ट्रंप की आलोचना की कि आप भारत के साथ रिश्ते ज़बरदस्ती बिगाड़ रहे हैं अपने पारिवारिक व्यक्तिगत हितों के लिए, तो उनके खिलाफ FBI की रेड बढ़वा दी गई। अब मैं आपको बताता हूं डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका क्यों परेशान हो गए। एक और तस्वीर है, ये देखिए, मोदी पुतिन के साथ कार में बैठे और कुछ मिनट नहीं, लगभग 1 घंटे दोनों के बीच में चर्चा हुई। और ये तस्वीर कल दुनिया भर में चर्चा का विषय रही। और इसे लेकर एक तरफ ट्रंप परेशान है, दूसरी तरफ अमेरिका में तरह तरह के अखबार और न्यूज चैनल्स इसको सुर्खियां बनाए हुए हैं, हेडलाइंस बना रहे हैं। बताता हूं आपको, CNN ने लिखा है, बताया है, मोदी ने पुतिन की कार में उनके साथ 1 घंटे निजी बैठक। मोदी ने कहा भारत और रूस कठिन समय में भी कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे। मोदी ने यूक्रेन युद्ध पर स्थायी समझौता होने पर जोर दिया और ट्रंप ने भारत पर जो टैरिफ लगाया है उसी के चलते भारत चीन से सहयोग बढ़ा रहा है। NBC ने क्या लिखा, पुतिन, मोदी और जिनपिंग ने ट्रंप को साफ मैसेज दे दिया है
पुतिन की कार में मोदी की बैठक ने अमेरिका को संदेश दिया है, भारत किसी भी तरह टैरिफ के दबाव में नहीं आने वाला। मोदी ने पुतिन के साथ अपने विशेष संबंधों का प्रदर्शन किया, एपी लिख रहा है। मोदी एक पुराने दोस्त की तरह उत्साह से पुतिन के साथ हाथ पकड़कर खड़े हुए थे। इसी दौरान उनकी जोरदार हंसी भी देखी गई। ये गर्मजोशी सीधे सीधे अमेरिका को संदेश दे रही है। द न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा, मोदी पुतिन जिनपिंग का साथ आना बड़ा कदम है। अब पुतिन के भाग्य बदल गए हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, उनके भाग्य की तरह दुनिया भी बदल रही है। नए वर्ल्ड ऑर्डर का भी संकेत दिया गया है। और सोचिए, डोनाल्ड ट्रंप भारत को छोड़कर पाकिस्तान के साथ जा रहे हैं। उनके क्षेत्र के, उनके देश के लोग समझ गए हैं, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा है। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ेंगे। और जलजला आ गया है पूरे भारत में। आप जहां से मुझे देख रहे हैं, आपके शहर में भी पक्का बारिश हो रही होगी या फिर मौसम हुआ होगा। लेकिन आपको बताता हूं, ये बारिश आफत की बारिश हो गई। पहले ये लैंडस्लाइड की तस्वीर आप देखिए, भूस्खलन हो गया है हिमाचल के किन्नौर में। सुनवाइए जरा। देखा, भूस्खलन की वजह से पूरी की पूरी चट्टान भर-भरा कर नीचे आ गई। अब आपको एक और तस्वीर दिखाता हूं। पहाड़ों पर इस समय कटान की वजह से देखिए, ये घर जो है पूरा का पूरा नीचे गिर जाए। ये घर पूरा का पूरा धराशायी हो चुका है। लेकिन अब आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाता हूं जो किसी चमत्कार से कम नहीं है। हिमाचल सिरमौर, ऊपर से आप देखिए पानी आ रहा है और एक मंदिर है, लेकिन मंदिर को कुछ नहीं होता है। और मंदिर के देखिए आप, दूसरी तरफ से पानी निकल जाता है, मंदिर यथावत है। और ये पानी आप बहाव देखिए इसका, ऊपर से गिर रहा है। हिमाचल के सिरमौर की तस्वीर, और ये उफान पर है। और आप देखिए मंदिर यथावत है और उसके पीछे से पुल अपना रास्ता नीचे से पानी बनाता है और निकल जाता है। अब मैं आपको एक और तस्वीर दिखाने वाला हूं। भारी बारिश की वजह से कई लोगों के घर डूब गए। जो लोग नदी के किनारे रहते हैं, देखिए आप जरा, 2-2 मंजिल मकान डूब चुके हैं और लोगों को इस समय भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अब मैं आपको तस्वीर दिखाता हूं दर्शकों। राजधानी दिल्ली और पास के एनसीआर के इलाके में क्या स्थिति देख रहे हैं आप। ये इफ्को चौक का इलाका है, गुरुग्राम के पास। और इस तस्वीर से आप समझ सकते हैं कि यहां पर बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, यहां पर कई लोग काम करते हैं। लेकिन हालात देखकर आपको ऐसा लगेगा कि यहां पर कोई व्यवस्था नहीं है, अव्यवस्थाओं का अंबार लगा हुआ है। और ये सच्चाई गुरुग्राम की है। और आप देखिए, यही गुरुग्राम दिल्ली को जोड़ता है। वहां आप देखिएगा अभी भी जाम लगा हुआ है। अभी हमारे पास ताज़ा जानकारी आ रही है, कई लोग ट्रैफिक में फंसे हुए हैं। कई लोग ट्रैफिक में फंसे होने की वजह से काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है उन लोगों को, क्योंकि ऐसी ही स्थिति है और दिल्ली की रफ्तार थम गई है। अब मैं आपको एक और तस्वीर दिखाता हूँ। दिल्ली में भी पानी भर गया। देखिए आप, लोग घरों पर ताला लगाकर चले गए और अलग अलग जगह पर लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। देखा आपने, लोग परेशान हैं, घरों में ताला लगाकर चले गए। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं, दिल्ली के और भी कई इलाके हैं जो बिल्कुल डूब गए पानी में। देख रहे हैं आप, ये मजनू का टीला है और यहां पर ड्रोन से हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं जो पूरी तरह से डूब चुका है। तो पूरे उत्तर भारत में इस समय बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। क्या स्थिति है पूरे उत्तर भारत की, आइए जरा आपको बताते हैं।
दिल्ली में यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। हथनीकुंड बैराज से 1,76,307 क्यूसेक पानी छोड़ा गया और वजीराबाद बैराज से 69,210 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। ओखला बैराज से 73,619 क्यूसेक पानी रिलीज किया गया और दिल्ली में 3 बैराज से 3.3 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया। क्या होगा दिल्ली का? जल स्तर बढ़ गया। यमुना का 206 मीटर दर्ज किया गया है और दिल्ली के कई इलाकों में पानी घुस गया है। जो दिल्ली वासी हैं वो सुन लें, इन इलाकों में प्रशासन लोगों को निकालने के लिए पहुंच रहा है। हिमाचल में भी यही हालात है। बाढ़ और बारिश की वजह से बुरा हाल है। हिमाचल में जून से अब तक 91 फ्लैश फ्लड आए हैं दर्शकों, 45 बार बादल फटे, 95 बड़े लैंडस्लाइड हुए जिनकी तस्वीर हमने आपको दिखाई। हिमाचल में 4,000 से ज्यादा घर पूरी तरह से तबाह हो गए और 666 सड़कें बंद हैं। 985 बिजली के ट्रांसफार्मर प्रभावित हुए हैं और 495 वाटर सप्लाई स्कीम्स बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, पंजाब में भी हालात खराब है। पंजाब के 12 जिलों में एक हफ्ते से बाढ़ आई हुई है। लोग काफी परेशान हैं। 1,312 गांव के लगभग 2.5 लाख से ज्यादा लोग, जिसमें किसान भी हैं, उनकी फसल खराब हो गई है। पंजाब में अब तक कुल 29 लोगों की मौत हो गई है दर्शकों। सिर्फ इतना ही नहीं, पंजाब में बाढ़ में फंसे 15,688 लोगों का रेस्क्यू किया गया है और इनमें से 7,144 लोगों को राहत शिविर में पहुंचाया गया है। हरियाणा और भिवानी, हिसार, सिरसा ये यमुना के क्षेत्र में आते हैं। पंचकुला में भी आज कुछ स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है और गुरुग्राम के दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम का आदेश दे दिया गया है। गुरुग्राम में कई जगह 3 से 4 फीट पानी भरा हुआ है दर्शकों और गुरुग्राम के कई अंडरपास लबालब भर गए और गुरुग्राम की सड़कों पर भयंकर जाम की स्थिति बनी हुई है। अगर आप वहां पर जा रहे हैं तो थोड़ा सा आपको सावधान रहना चाहिए। लेकिन अब मैं आपको एक और तस्वीर दिखाता हूं। सिर्फ और सिर्फ दिल्ली, गुरुग्राम नहीं, ये आप देखिए, ये मंगरौली, नोएडा की तस्वीरें। कुछ फार्म हाउस बने हुए हैं और कुछ लोगों का घर है, लेकिन वो पूरा डूब गया है और लोग वहां से छोड़ कर निकल रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे और आज आपके काम की खबर बता रहा हूं, आपके बच्चों के काम की खबर बता रहा हूं, क्योंकि कुछ लोग हैं जो आपके बच्चों को ड्रग के जाल में फेंक रहे हैं। तस्वीर आपको दिखाता हूं, ये देखिए, ये लड़की जो आपको दिख रही है ड्रग पेडलर है। इसका नाम है नव्या मलिक और ये ड्रग के जाल में लोगों को फंसाती है। दिखाइए जरा अगली तस्वीर। कैसे नव्या की लग्जरी लाइफस्टाइल को देखकर आप समझ जाएंगे। महंगे महंगे शौक, महंगे महंगे फोन्स, इसी से पता लगता है कि ये ड्रग की दुनिया में ड्रग से पैसा कमाकर अपने शौक को पूरा करती है। लेकिन ये तो तस्वीर आपने देख ली, लेकिन ये ड्रग क्वीन अब पुलिस के शिकंजे में आ गई है और पुलिस की कस्टडी में आ गई है। देखिए जरा क्या हालत हो गई, लोग पहचान भी नहीं पा रहे हैं। तो देखा आपने, ये ड्रग क्वीन है, लेकिन आज इससे पूछताछ की गई है। हमारे सहयोगी की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, वहां पर कैसी सख्त पूछताछ हुई है, सुनिए जरा। 24 अगस्त को रायपुर की एंटी क्राइम साइबर यूनिट ने हर्ष आहूजा, दीप धनोरिया और हरियाणा के मोनू बिश्नोई को गिरफ्तार किया। इस गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने दावा किया कि अब अहम राज खुलेंगे। इसी जांच में एक नाम सामने आता है, नव्या मलिक। ये वही लड़की है जो इस वक्त रायपुर पुलिस की कस्टडी में है, जिससे पूछताछ की जा रही है और जिसके पास से हाई प्रोफाइल वो लिंक्स मिले हैं जिसमें छत्तीसगढ़ के कई कारोबारी और राजनीतिक हस्तियों के जुड़ाव होने की बात सामने आ रही है। दिल्ली, मुंबई, पंजाब, अलग अलग राज्यों की कई हाई प्रोफाइल पार्टीज में नव्या का भी आना जाना था। वहां पर उसके कैसे लिंक्स बने, कैसे वो रैकेट में शामिल हुई, इसकी भी जांच की जा रही है। आपको बताता हूं हुआ क्या। छत्तीसगढ़ के रायपुर में ड्रग सिंडिकेट का भांडाफोड़ हुआ। ड्रग क्वीन नव्या मलिक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। नव्या फैशन, इंटीरियर डिजाइनिंग के काम से जुड़ी हुई है, इसलिए नव्या का हाई प्रोफाइल पार्टी में आना जाना था। नव्या पार्टी में कारोबारी और उनके बच्चों को ड्रग्स बेचती। नव्या ड्रग्स डील के लिए डिजिटल तरीकों का भी इस्तेमाल करती। नव्या ने सोशल मीडिया पर कुछ सीक्रेट ग्रुप भी बनाए थे, जिसमें पुराने ग्राहकों को जोड़कर ड्रग्स का लेन देन होता।
ड्रग्स डील का एक हैरान करने वाला पैटर्न भी सामने आया, जिसमें ड्रग को किसी खास लोकेशन पर छिपा दिया जाता, उसके बाद ग्राहक से QR कोड के जरिए पेमेंट करवाया जाता और पेमेंट होने के बाद ग्राहक को उस जगह की लोकेशन दी जाती। ग्राहक उस लोकेशन से ड्रग लेकर चुपचाप चला जाता। पुलिस ने नव्या के दोस्त अयान परवेज को भी गिरफ्तार किया। नव्या और अयान दोनों मिलकर ड्रग की तस्करी करते थे। अयान के मोबाइल में लड़कियों के आपत्तिजनक वीडियो भी मिले हैं और इन वीडियोस में 3 वीडियो नव्या के ही बताए जा रहे हैं। पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कहीं अयान नव्या को वीडियो के आड़ में ब्लैकमेल तो नहीं कर रहा था, क्योंकि अयान के खाते में बड़ी रकम का ट्रांजैक्शन दिख रहा है। पुलिस नव्या मलिक का नार्को टेस्ट भी करवा सकती है। इस मामले को लेकर जांच की जा रही है। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं दर्शकों, अभी तक इस मामले में जांच पड़ताल की गई है और जांच पड़ताल में ये आप देख रहे हैं गिरफ्तारी हो गई, इनको गिरफ्तार कर लिया है और ये अब जो कल ड्रग्स बेच रहे थे ये हथकड़ी में दिखाई दे रहे हैं। सुनवाते हैं आप पुलिस इस पूरे मामले पर क्या कह रही है। छत्तीसगढ़ का हीरोइन का जो नेटवर्क का मुखिया था रुपिंदर सिंह, उसे उसके 4 साथियों को, साथ ही साथ रुपिंदर की मां को, जिनके अकाउंट के माध्यम से पूरा लेन देन होता था और जो प्रोसीड्स जनरेट होते थे उनका इन्वेस्टमेंट भी होता था, उन सबको गिरफ्तार किया गया है। यह काफ़ी महत्वपूर्ण सफलता मानूंगा मैं, इसलिए चूंकि रुपिंदर के जाने से और उसके नेटवर्क के जो 50 लोग पहले ही जेल जा चुके हैं, उनके जाने से फिलहाल के लिए रायपुर और आसपास के जिलों में हीरोइन का जो नेटवर्क था वो पूरी तरह ध्वस्त हो चुका है। अब मैं आपको बताता हूं पुलिस ने जो कार्रवाई की है, भारी मात्रा में ये देख रहे हैं आप, ये ड्रग बरामद किया गया है और पुलिस अब जांच पड़ताल कर रही है। कई और लोकेशन तो नहीं है यहां पर ड्रग को छिपाया हुआ है इन लोगों ने, क्या इनका कोई बड़ा सिंडिकेट काम कर रहा है और ये कहीं इंटरनेशनल रैकेट तो नहीं है। इस मामले को लेकर पुलिस जांच पड़ताल कर रही है, लेकिन हमने भी कुछ जानकारी जुटाई है दर्शकों, क्योंकि ये इंटरनेशनल रैकेट का भी मामला हो सकता है। ड्रग सिंडिकेट का मास्टरमाइंड रुपिंदर है, जिसको अरेस्ट कर लिया गया। रुपिंदर पाकिस्तान से ड्रग्स की बड़ी खेप मंगवाता था और पाकिस्तानी ड्रोन के जरिए ड्रग्स पंजाब में भेजी जाती। रुपिंदर ने पाकिस्तान से एक पिस्टल भी मंगवाई थी। ड्रग्स को हरियाणा, दिल्ली के रास्ते छत्तीसगढ़ लाते थे और जहां से नव्या मलिक ड्रग को आगे सप्लाई करती थी। रायपुर की नव्या ज्यादातर मुंबई और दिल्ली में रहती थी। यही है नव्या, हर महीने नव्या का मुंबई आना जाना लगा रहता है। सोचिए आप, नव्या मलिक कई बार विदेश भी घूमने जा चुके हैं। वो दुबई, सिंगापुर, तुर्की, थाईलैंड और मालदीव भी पहुंच चुकी है। सिर्फ इतना ही नहीं दर्शकों, पुलिस को उसकी विदेश यात्रा की जानकारी मिली है और खंगाली भी जा रही है। नव्या एक बड़े शराब कारोबारी के साथ तुर्की गई थी। कहा जा रहा है कि उसके भी संबंध है, जहां कारोबारी के साथ उसने 3 दिन तक छुट्टियां मनाई। नव्या से पूछताछ में पुलिस को विदेशी लिंक मिले हैं और नव्या के खातों से लाखों रुपए के लेन देन का भी खुलासा हुआ है। मोबाइल फोन की जांच में कई ग्राहकों की नई जानकारी और कई जानकारी मिली है। इसमें हाई प्रोफाइल कारोबारी हैं, राजनीति से जुड़ी हुई हस्तियों के नाम है। यह खुलासा चौंकाने वाला है। पुलिस अब इन सभी मामलों में जांच पड़ताल कर रही है, पूछताछ की तैयारी में, क्योंकि जैसे ही यह मामला सामने आया है पुलिस को लग रहा है कि इसके तार बड़े लोगों से भी जुड़ सकते हैं। हालांकि पुलिस अब इस पूरे मसले को लेकर जांच पड़ताल कर रही है। हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आज के सूत्र की। आज का सूत्र चाणक्य से लिया है। असफलता को लेकर चाणक्य ने अहम सूत्र दिए हैं। असफलता से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उसे एक गुरु मानकर अपनी कमजोरियों को पहचानना चाहिए, उनसे सीखना चाहिए। चाणक्य के अनुसार धैर्य और मेहनत, सही रणनीति और पॉजिटिव सोच के साथ अगर आप आगे बढ़ेंगे तो असफलता को आप जीत में बदल सकते हैं। और विशेष तौर पर आप और आपके परिवार के बच्चे इस सूत्र को अपने जीवन में उतारें और सफलता को प्राप्त करें। बहरहाल ये भारत की बात है में इतना ही। आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH